हेलो एवरीवन। तो पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम जानेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें ऐसी क्या खासियतें हैं या फिर ऐसे क्या फ़ीचर्स हैं जो उसको औरों से अलग करते हैं। इस लेसन में हम बहुत सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कैसे वो बहुत सारे सोर्सेज से ड्रॉ किया गया, यानी कि उनसे इंस्पायर्ड है, उनसे रेफरेंस्ड है या फिर बहुत सारी सोर्सेज को देखकर वो बनाया गया है। और हम ये जानेंगे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक ब्लेंड है, यानी कि एक मिक्स है, कि यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है और फ्लेक्सिबल भी है। और हम जानेंगे कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यानी कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो गवर्निंग सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस पे है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, यानी कि हम जानेंगे कि जो मिक्स है, यानी कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, यानी कि जो पार्लियामेंट है हमारा कैसे एक सेल्फ गवर्निंग सिस्टम है और एक उसमें साथ में ही एक जुडिशियल सुप्रीमेसी का सिस्टम कैसे बनाया गया, यानी कि इन दोनों चीज़ों की जो पावर और इंडिपेंडेंस है उनको किस तरीके से बैलेंस किया हुआ है, हम ये जानेंगे। और हम जानेंगे कैसे हमारी जो जुडिशरी है, यानी कि जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, कैसे वो इंटीग्रेटेड भी है हमारे पार्लियामेंट सिस्टम से और साथ ही साथ में वो इंडिपेंडेंट भी है, यानी कि उसमें क्या उसको क्या इंडिपेंडेंस दी हुई है और किस तरीके से वो हमारे पूरी गवर्नमेंट के सिस्टम में या पूरा जो हमारे कंट्री का जो सिस्टम है जिससे हमारी कंट्री चलती है वो किस तरह से इंटीग्रेटेड है। हम फिर बाद में जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। और हम जानेंगे कैसे है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर स्टेट बनाता है हमारे कंट्री को। और साथ में फिर हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में भी जानेंगे, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ और क्या इमरजेंसी प्रोविजंस हैं उनके बारे में जानेंगे। और 3 टियर गवर्नमेंट ये क्या चीज़ है इस पे भी रोशनी डालेंगे। और फिर हम ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये क्या होती हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में क्या क्या लिखा गया है हम ये जानेंगे। और लास्ट पॉइंट जो हम जानेंगे, जो लास्ट थिंग हम कवर करेंगे, वो हम जानेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या क्रिटिसिज्म किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स के बारे में। उससे पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया के उनके एक मिक्स से बना हुआ है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो उन कॉन्स्टिट्यूशन के अदर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके जो बेस्ट फीचर्स हैं, यानी कि जो जो उनमें खासियतें हैं, जो जो उनमें हर कंट्री में जिस देश में कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर अच्छी है किसी और देश से, यानी कि जो बेस्ट है उनको उठाकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है अपने देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी कि जैसे जैसे हमारी नीड थी तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे, जो पूरे मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया और उनको स्टडी करके फिर जो उनके बेस्ट फीचर्स थे उनको अडॉप्ट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने रखा। फिर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर हैं, ऐसे कुछ खास फीचर हैं जो उसको औरों से अलग बनाता है और हम उनके बारे में ही आज का जो लेसन है उसमें सब चीज़ें कवर करेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। प्रियम्बल एक कोर आइडिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसने कि हमारी जो कंट्री की जो कोर वैल्यूज़ हैं और जो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो एक बेसिक आइडियोलॉजी है, वो हमारे प्रियम्बल में लिखी गई है कि जो हमारी कंट्री है वो किन आइडियोलॉजीज़ पे बेस्ड है और वो है क्या, और उसका बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक प्रिंसिपल्स और पर्पस क्या हैं, यानी कि जो हम कंट्री बना रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, जो उससे रिपब्लिक बनेगा उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे और उसके क्या आइडियाज़ होंगे, कि यानी कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनेंगे, एक सेक्युलर स्टेट बनेंगे। इस टाइप की चीज़ें प्रियम्बल में मेंशन है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को अडेप्ट किया था, जो फुली एनफोर्स हुआ था या फिर फुली इफ़ेक्टिव हुआ था जिस दिन उसके सारे के सारे जो सेक्शंस थे, प्रोविजंस थे, जिस दिन इफ़ेक्टिव हो गए थे, वो डेट थी 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सारे पुराने एक्ट्स को रिप्लेस किया और वो बन गया हमारे देश का एक फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट, यानी कि वो डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे हमारी कंट्री चलनी थी, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट चलनी थी और हमारे हर सिटीज़न को जिस डॉक्यूमेंट में मेंशन सारे लॉज को फॉलो करना था और जो जो उसमें फैसिलिटीज़ या जो जो चीज़ें प्रोविजंस उसमें दिए गए हैं उनके हिसाब से अपने जीवन को जीना था। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम जानेंगे
फीचर्स के बारे में। तो इनमें से एक टॉपिक है हमारा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो तरीके से सब डिवाइड किए जा सकते हैं, एक है रिटन और एक है अनरिटन। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एग्जांपल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक एग्जांपल है हमारे पास में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बुक नहीं है, उनके पास एक्ट्स हैं, बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, लिस्ट्स हैं, उनके अंदर उनके मिक्स से ही, यानी कि उन चीज़ों को कलेक्ट करके ही वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन उसको मानते हैं और उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट करते हैं। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बुक की में लिखा हुआ है, वो एक सिंगल बाइंडेड पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे सारे एक्ट, सारे शेड्यूल्स एंड सारी चीज़ें जो जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनलाइज की थी फाइनल ड्राफ्ट में और फिर उनको पास किया गया था, वो सारी चीज़ें हमने एक साथ रखी हुई हैं, जैसा कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही रिटन है। और साथ में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है, यानी कि जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में उनमें सबसे ज़्यादा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी एक्सप्लेनेटरी है, काफ़ी इलेबोरेट है। यानी कि जो उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं या जो जो राइट्स उसमें मेंशन्ड हैं, जो जो चीज़ें उसमें मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो काफ़ी डिटेल में और काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में बताई गई हैं। और 1949 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे और 8 शेड्यूल्स थे। और इस समय 2023 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल है और 448 आर्टिकल्स हैं जो कि डिवाइडेड हैं 25 पार्ट्स में। और अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और लास्ट जो रिकॉर्डेड डेट है वो है अक्टूबर 2021 की। और जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था वो किया गया था 1950 में। और जो अब तक ये 105 अमेंडमेंट्स हुए हैं इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स को डिलीट भी किया है और ऐड भी किया है, और एक पार्ट को भी डिलीट किया है, और न्यू सेक्शंस और पार्ट्स को ऐड भी किया जा चुका है हमारे अमेंडमेंट्स में। यानी कि हमारे जो 105 अमेंडमेंट्स हुए हैं अब तक, इन 105 अमेंडमेंट्स में आर्टिकल्स ऐड और डिलीट किए जा चुके हैं, एक पार्ट को रिमूव किया जा चुका है और न्यू सेक्शन और पार्ट्स को ऐड भी किया जा चुका है। और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में दुनिया के इतने सारे आर्टिकल्स और शेड्यूल्स नहीं है। तो यानी कि एक तो ये पार्ट आप देख लीजिए कि जो दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ऐसा जिसमें इतने सारे आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स हों इतने डिटेल में, या फिर इतने सेक्शंस हों बताने के लिए चीज़ों को। और साथ ही में जो लेंथ है वो भी बड़ी है, यानी कि नंबर ऑफ पेज वर्ड्स या फिर पेजेस तो ज़्यादा हैं ही, साथ में जो उनके डिस्क्रिप्शंस हैं, यानी कि जो आर्टिकल्स हैं, सेक्शंस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, वो भी काफ़ी सारे हैं। और हम जानते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने ये एलिफेंटाइन साइज, यानी कि जो इसका जाइजेंटिक साइज़ है, बहुत जो हमारा बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों है। इसमें पहला पॉइंट है कि जोग्राफिकल फैक्टर है, क्योंकि जो हमारा कंट्री है वो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है और उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ पर सब कम्युनिटीज़ बहुत हैं, रीजनल डाइवर्सिटीज़ बहुत हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर कोस्टल रीजन्स भी हैं, हिली एरियाज़ भी हैं, प्लेन्स भी हैं, और उन एरियाज़ में जो हमारी स्टेट्स हैं या फिर जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने अपने चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में। और उन सारी चीज़ों को कवर करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं। एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो लेंथ को कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद में एक हिस्टोरिकल फैक्टर आते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर हैं जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा था क्योंकि उसने भी बहुत सारी चीज़ें कवर करी थी, चाहे वो कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ हों, चाहे वो ज्योग्राफी के हिसाब से जो अलग अलग रीजन हैं वहाँ पे अलग अलग कल्चर्स हैं, उन कल्चर्स के डिपेंडेंट या उनकी रिक्वायरमेंट इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो चीज़ें उसमें कवर करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, उनको कवर करने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अपने आप में काफ़ी भारी था, यानी कि काफ़ी बड़ा था, काफ़ी लेंदी था। और उस जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं या फिर चीज़ें हैं जिनको एक तरीके से हमने मॉडिफाई करके या फिर डायरेक्टली या थोड़ा बहुत मॉर्फ करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो उसका साइज़ है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साइज़ को। और एक रीज़न ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है
वो सेंटर और स्टेट्स के लिए सिंगल है, यानी कि हमारे पास स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं है। जैसे कि कुछ फेडरल स्टेट जो सिस्टम वाली गवर्नमेंट होती हैं, वहाँ पर स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। और एक जो चौथा पॉइंट कहा जाता है वो ये था कि जो लीगल ल्यूमिनारीज थे, यानी कि जैसे पॉलिटिशियंस एंड लॉयर्स का बहुत डोमिनेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस थे वो लोग ही ज़्यादा थे। तो जो डोमिनेंस है पॉलिटिशियंस एंड लॉयर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और उनकी लैंग्वेज जो वो यूज़ करते हैं लॉज को बनाते टाइम या फिर आपस में जो पॉइंट्स कन्वे करते टाइम, जिससे कि वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बने, ज़्यादा डिटेल्ड रहें, इस वजह से जो हमारा लेंथ है कॉन्स्टिट्यूशन की वो ज़्यादा है। और साथ ही में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तो कवर करता ही है गवर्नेंस के, यानी कि वो प्रिंसिपल्स की जो जिसके बेसिस पे हमारा देश चलेगा और जो हमारी गवर्नमेंट है वो काम करेगी, उसका प्राइमरी गोल क्या होगा या फिर उसको काम करने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होंगे कि हाँ कि उनको वो वेलफेयर करनी है, इक्वालिटी प्रमोट करनी है, और बेसिकली राइट्स क्या रहेंगे, वो सारी चीज़ें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता ही है। साथ ही में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी कवर करता है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके क्या प्रोविजंस होंगे या उनकी क्या अथॉरिटीज़ रहेंगी या वो किस तरह से काम करेंगे। जैसे यूपीएससी है उसका एक एग्जांपल। इस तरीके की जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं कि वो डिपार्टमेंट, उनकी फंक्शनैलिटी और उनका जो काम करने का तरीका होगा वो क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और कुछ ऐसे मैटर जिसमें कि जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जो कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, यानी कि जो नॉर्मली जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं वो कुछ नियम बनाते हैं या फिर कुछ आपस में मोशन करके उसको पास कराते हैं या फिर कुछ डिसीजंस लेते हैं, जो कि अदर कंट्रीज़ में इस तरीके से लेजिस्लेटिव बॉडी के हाथ में, लेजिस्लेशन के हाथ में दिया हुआ है, या फिर जो और पॉलिटिकल कन्वेंशंस हैं उनके हाथ में रहता है। हम लोग ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कवर करी हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि अदर कंट्रीज़ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन या जो कि नॉर्मल जो गवर्नमेंट रन होती है वो ही डिसाइड करती हैं, या फिर जो अदर पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो डिसाइड करते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें खुद में ही ये चीज़ें कवर करी गई हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, जो कि है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी सोर्सेज से, यानी कि बहुत अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है, यानी कि इट्स ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोविजंस जो थे अपने वो अलग अलग कंट्रीज से बोरो करे थे, और साथ ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो 1935 का, उससे भी बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो हमने मोर और लेस मॉडिफाई करके या फिर उनको चेंज करके, मॉर्फ करके, उस समय की नीड के हिसाब से जब हमारा इनेक्ट हुआ था, हमने बहुत सारे प्रोविजंस इस एक्ट में से ही ले लिए थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खुद ही प्राउडली ये बात कही थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया गया है जितने भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया के, क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करके उनमें से अच्छी अच्छी चीज़ें छांट के और उनमें से जो बेस्ट मिला है, यानी कि जो जो चीज़ें उनमें से मिली उनमें से निकाल कर हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया है। और इसी में ही आगे बढ़ते हैं कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो ज़्यादातर डिराइव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि कैसे आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड कैसे सब डिवीज़न करना है, और जो उसका मूल ढांचा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही हमने लिया हुआ है ज़्यादातर, टू अ लार्ज एक्सटेंट। और जो हमारा फिलोसफिकल पार्ट है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पार्ट है, वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जो DPSP है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से खुद ली थी। तो इनडायरेक्टली हमने काफ़ी सारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनका एक डेरिवेशन है, यानी कि वहाँ से लिया गया है, उनको हमने जो वहाँ से हमें बेस्ट लगा और जो हमें इम्प्लीमेंट करना उस समय ज़रूरी लगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हमारे ड्राफ्टर्स ने वहाँ से ये चीज़ें ली हैं। और उसमें इसी पॉइंट में आगे बढ़ते हुए जो पॉलिटिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी हमने पहले फिलोसफिकल पार्ट का करा था कि जो राइट्स होने चाहिए या फिर जो सिस्टम होना चाहिए स्टेट्स का, या फिर कुछ जैसे DPSP एनफोर्सेबल नहीं होते, नॉन एनफोर्सेबल जो लॉज हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो हमने अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले ही लिए थे। और अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्ट की, जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट का प्रिंसिपल
और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव सिस्टम का, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो एक रिलेशन है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही डायरेक्टली ड्रॉ किया हुआ है। यानी कि ये हम ऑलरेडी ब्रिटेन के अंदर ही थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही हमारा एक तरीके से देश चल रहा था, और हमने ये जो सिस्टम है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है, क्योंकि हमारे जो ऑलरेडी जो देश था या फिर जो यहाँ पे पूरा सिस्टम बना हुआ था टॉप टू बॉटम, जो स्टेट्स में भी बना हुआ था, सेंटर में भी बना हुआ था, और हमारी पुलिस थी, बहुत सारी चीज़ें थी, एक पूरा एक सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करता था। तो इसलिए उस सिस्टम को पूरा ना छेड़ते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने जो पॉलिटिकल पार्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव कर लिया, यानी कि वहीं से ही ड्रॉ कर लिया, जिसमें कि ये पॉइंट्स कवर होते थे कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर है उनका बीच का क्या रिलेशन है, और जो कैबिनेट गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल है, जो उनका सिस्टम है, और जो अदर बहुत सारे प्रोविजंस थे वो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो कि अब रशिया है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका एंड जापान। तो हमने इन सब देशों से भी कुछ ना कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया था। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, और ऐसे ही हमने अलग अलग देशों से ये चीज़ें ली थी। तो जो फेडरल स्कीम है, जो जुडिशरी है, जो गवर्नर्स का सिस्टम है, जैसे कि एक स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करी जाते हैं, एमरजेंसी पावर्स का जो प्रोविज़न है कि एमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या पावर आती हैं, और हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि यूपीएससी है, और अलग स्टेट्स लेवल पे भी कमीशंस होते हैं, और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका आइडिया, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और हमारे कंट्री चल ही रही थी, और आज़ादी के बाद हम टोटल ओवरहोल करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसमें काफ़ी रिस्क भी था और वो मैनेज करना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता। तो इसीलिए ये जो सारी चीज़ें थीं, जैसे कि कमीशंस का डिटेल हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हुए, ये सब हमने इसी एक्ट से ही लिए हैं। कौन से एक्ट से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो सिंपली ये कहा जाता है कि ज़्यादातर जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो या तो आइडेंटिकल है या फिर बहुत उससे क्लोज रिजेम्बलेंस रखते हैं, यानी कि उससे मिलते जुलते हैं। रिजेम्बलेंस मतलब कि उससे मिलते जुलते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे, आधे से ज़्यादा ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि उससे आइडेंटिकल हैं या फिर उससे क्लोज रिजेम्बलेंस रखते हैं, यानी कि उससे मिलते जुलते हैं। उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके या मॉर्फ करके या फिर उनको अपनी नीड के हिसाब से चेंज करके हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया हुआ है। इसी के साथ ही हमारा ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टॉपिक कवर खत्म होता है, और अब हम अपने अगले टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। और हमारा अगला टॉपिक है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अब हम ये जानें कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है रिजिडिटी का भी और फ्लेक्सिबिलिटी का भी। यानी कि हम ये जानेंगे इसमें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे रिजिड भी है और रिजिड होने के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी है, कैसे उसमें इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का ब्लेंड है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको रिजिड और फ्लेक्सिबल में भी बांटा जा सकता है, यानी कि जैसा अभी हमने देखा कि वो रिटन और अनरिटन में बांटे जा सकते हैं। सिमिलरली हम कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं। किस बेसिस पे? यानी कि उनको अमेंड करने के बेसिस पे, यानी कि अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो अगर उसमें कुछ चेंज लाना पड़ रहा है तो उसमें चेंज लाना अगर रिलेटिवली ईजी है तो उसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। लेकिन अगर उसमें अमेंडमेंट लाना, मॉडिफिकेशन लाना बहुत ही मुश्किल है तो उसको हम एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। अब तो हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं कि जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो होता है कि जिसको अमेंड करने के लिए बहुत स्पेशल प्रोसीजर चाहिए हो। फॉर एग्जांपल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा जिसको अमेंड करना बहुत इजी हो, यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन डालने बहुत इजी हो। जैसे कि एक सिंपल ऑर्डिनरी लॉ पास होता है, अगर उसी प्रोसेस से कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड किया जा सके तो उसको काफ़ी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हम कहेंगे। लेकिन अगर अमेंड करने का प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो या फिर एक स्पेशल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट करता हो तो हम उसको रिजिड कहेंगे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ये खासियत है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही वो रिजिड है और ना ही वो फ्लेक्सिबल है, ना ही वो टोटली रिजिड में होगा, ना ही वो टोटली फ्लेक्सिबल में काउंट होगा। वो इन दोनों का एक सिंथेसिस है, यानी कि एक मिक्स है, एक ब्लेंड है, इन दोनों से जुड़कर बना हुआ है। और अब हम जानते हैं कि जो आर्टिकल 368 है वो कौन से दो टाइप के अमेंडमेंट्स को फैसिलिटेट करता है, यानी कि उसके अंदर क्या प्रोविजन दिए हुए हैं, क्या उसके अंदर क्या बताया गया है या फिर क्या उसमें मेंशन्ड है कि जिससे हम दो तरीके का अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं आर्टिकल 368 के जो 2 सब टाइप्स हैं वो क्या हैं।
तो पहला सब टाइप है कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि अमेंड किए जा सकते हैं जब पार्लियामेंट में एक स्पेशल मेजॉरिटी हो। यानी कि अगर पार्लियामेंट में एक स्पेशल मेजॉरिटी है जो कि कही जाती है 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ईच हाउस, यानी कि दोनों हाउस के 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट भी होने चाहिए और वोटिंग भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितने प्रेजेंट हैं उनका 2/3 हो, यानी कि अगर टोटल जो स्ट्रेंथ है उस टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट भी होने चाहिए और उनकी वोट भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो प्रेजेंट है बट उन्होंने वोट नहीं करा तो उनकी वोट काउंट नहीं हुई। और ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए अगर 100 हम स्ट्रेंथ मान लें कि उसमें से आधे आई ही नहीं है और जो आए हैं उसका 2/3, ऐसा नहीं है। टोटल जो उसकी स्ट्रेंथ है उसका 2/3 जो है मेंबर्स वो प्रेजेंट भी होने चाहिए, वोटिंग भी होनी चाहिए। और जो मेजॉरिटी है, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि वो 50% होनी चाहिए दोनों हाउसेज की। ऐसा नहीं है कि एक हाउस तो 100% आ गया, दूसरा हाउस आया ही नहीं, वो 20% आ गया, ऐसा नहीं है। दोनों हाउसेज में 50% एटलीस्ट जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए इस स्पेशल मेजॉरिटी के लिए, जिस मेजॉरिटी से कुछ प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है। यानी कि कुछ अमेंड को एक ये वाली स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए जिसमें 2/3 मेंबर्स दोनों हाउस के प्रेजेंट हों और वोट भी कर रहे हों। और चलिए अब हम जानते हैं सेकंड सब टाइप है, अब हम उसके बारे में जानते हैं। तो वो है कि जो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि एक स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहते ही हैं पार्लियामेंट की, लेकिन साथ में जो आधी स्टेट्स हैं उनकी अप्रूवल भी चाहते हैं। रेटिफिकेशंस मीन उनसे अप्रूवल, यानी कि जो स्टेट्स हैं उनसे भी एग्रीमेंट होना चाहिए, वो स्टेट भी एग्री करनी चाहिए उस अमेंडमेंट के लिए। और उस अमेंडमेंट में मोर देन 50% अगर एग्री करती हैं, साथ में स्पेशल मेजॉरिटी जैसे कि पिछले सब टाइप में चाहिए ही जो 2/3 है और हाउस के जो मेंबर्स की प्रेजेंस है और फिर दोनों हाउस का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें भी मीट होनी चाहिए और एडिशनली स्टेट्स का अप्रूवल भी होना चाहिए। तो कुछ प्रोविजंस इस तरह से अमेंड होते हैं। साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि अमेंड किए जा सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। यानी कि जैसे एक पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है और उसके लिए एक जो सिंपल मेजॉरिटी होती है, जैसे कि किसी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, यानी कि जैसे ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव एक्ट कोई पास किया जाता है, उस तरीके की अगर मेजॉरिटी है तो कुछ प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो सिंपल मेजॉरिटी से भी पास किए जा सकते हैं। उसके लिए ये स्टेट्स वाली रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि उनके अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये वाले जो अमेंडमेंट्स होते हैं ये आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते, यानी कि ये वो प्रोविजंस हैं जो 368 आर्टिकल के अंदर नहीं आते हैं और ये सिंपल मेजॉरिटी जो होती है पार्लियामेंट की उससे भी इनको अमेंड किया जा सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो रिजिड हैं प्रोविजंस वो आर्टिकल 368 के अंदर आते हैं और आर्टिकल 368 में 2 सब टाइप है। तो ये 2 सब टाइप जो हैं ये एक तरीके की रिजिडिटी दर्शाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस काफ़ी रिजिड हैं जिनको मॉडिफाई करने के लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी या एक स्पेशल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसी तरीके से ये जो नीचे लास्ट पॉइंट है हमारा इस टॉपिक का, वो फ्लेक्सिबिलिटी दर्शाता है कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं जिनको अमेंड करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना बहुत इजी है रिजिड वालों के कंपैरिजन में। तो इसीलिए हम ये पॉइंट आता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है, वो दोनों प्रॉपर्टीज़ का मिक्स है। यानी कि दोनों टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये दिखाई देती हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक भी कवर होता है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारे जो यूजुअल फीचर्स हैं, यानी कि जो फीचर्स आमतौर पर फेडरेशन वाली जो गवर्नमेंट होती हैं, जो फेडरल सिस्टम होता है वाली गवर्नमेंट जो होती हैं, इस तरीके के फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। जैसे कि 2 गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो जैसे कि जो फेडरेशन वाले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे अमेरिका का है वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पर सुप्रीम माना जाता है। और फेडरल सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से रिजिड भी होता है, क्योंकि जैसे कि स्टेट्स से रिलेटेड अगर कुछ प्रोविजंस है, अगर उनकी मॉडिफिकेशन करनी है तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ 50% ऑफ जो स्टेट्स हैं उनका अप्रूवल या उनकी एक्सेप्टेंस भी चाहिए होती है। तो रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारे में विद रिगार्ड टू स्टेट प्रोविजंस। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है,
जो फेडरल सिस्टम होते हैं जिसमें जो जुडिशरी होती है वो 100% इंटीग्रेटेड नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होती है। और बाइकैमरलिज्म भी है, जैसे कि हमारे यहाँ पर 2 हाउसेज होते हैं। बाइकैमरलिज्म सिस्टम ही होता है जिसमें 2 सेपरेट हाउसेज में डिवाइडेड हो जो हमारा गवर्नमेंट है। तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को दर्शाते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड हैं। लेकिन साथ ही में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे नॉन फेडरल फीचर्स भी हैं, यूनिटरी फीचर्स बोलते हैं जिनको, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमने कहा कि कई जगह सेंटर और स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन अलग होते हैं जो कि हमारे यहाँ पर नहीं है। तो हमारे यहाँ पर सेंटर और स्टेट का सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और हमारे यहाँ पर जो सेंटर है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। और एक सिंगल सिटीजनशिप। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजंस भी दिए गए हैं जहाँ पे अगर हमारी पार्लियामेंट चाहे तो उनको एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह चेंज करके, एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह उस वहाँ पर सदन पास करके उसको चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है। और साथ ही में इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ साथ हमारे में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड भी है, जो कि यूनिटरी या नॉन फेडरल गवर्नमेंट का जो फीचर होता है, नहीं जो नॉन फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती हैं उसमें ये फीचर इंक्लूडेड होता है। और एक जो चीज़ है, जैसे कि हमारे यहाँ पर गवर्नर रखे जाते हैं स्टेट में सेंटर के थ्रू, ये भी एक यूनिटरी गवर्नमेंट का ही फीचर होता है। और जैसे हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, यूपीएससी है, और उसी तरीके की बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो सेंटर रन करता है, भले ही वो स्टेट और वो ऑपरेट स्टेट्स में जाके करती हैं, और वो उनकी अथॉरिटी को स्टेट्स चैलेंज भी नहीं कर सकते डायरेक्टली। और जैसे कि हमारे कंट्री में इमरजेंसी प्रोविजंस भी दिए गए हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये एक फेडरेशन से हमें अलग करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये प्रोविजंस है, जैसे इमरजेंसी में प्रेसिडेंशियल रूल रख सकता है किसी स्टेट में अगर वहाँ की गवर्नमेंट फेल होती है या फिर कोई इशू होता है इस तरीके का, कोई अगर मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है या फिर कोई रीज़न है ऐसा जिससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और एक बात और ध्यान में देने वाली है कि जो फेडरेशन शब्द है, जो फेडरेशन टर्म है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस्तेमाल नहीं की गई है। और जो आर्टिकल 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्क्राइब करता है इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट की तरह, ना कि एक फेडरेशन ऑफ स्टेट। यह जो लाइन है या फिर ये जो सेंटेंस है वो ये दर्शाता है कि एक तो जो इंडियन फेडरेशन है जो कि हमारी स्टेट्स का सिस्टम है, या फिर जो हमारे कंट्री बनी है स्टेट से जुड़कर, वो एक एग्रीमेंट के थ्रू नहीं बनी है, ये एक यूनियन से बनी है। यानी कि हम लोगों ने, हमारी जो स्टेट्स हैं वो एक हो चुकी हैं। ये कोई एक ऐसे एग्रीमेंट से नहीं बनी है कि स्टेट्स इकट्ठी हुई और फिर हमने अपने आप को एक कंट्री कह दिया। ये उल्टी डायरेक्शन है कि एक हमारी कंट्री है और उसके अंदर ये स्टेट्स हैं, और इन स्टेट्स के यूनियन से इंडिया बनता है। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि जो कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसके पास राइट हो इस फेडरेशन से अलग होने का, क्योंकि जो फेडरेशन वाला सिस्टम होता है उसमें जो स्टेट होती हैं उनके पास अथॉरिटी होती है या फिर उनके पास एक राइट होता है कि वो चाहे तो अपनी कंट्री से या फिर उस देश से अलग हो जाएं। लेकिन यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का कोई प्रोविज़न नहीं है कि कोई भी स्टेट हमारी कंट्री से अलग हो पाए। तो इसलिए कहते हैं कि हमारा एक फेडरल सिस्टम है बट एक यूनिटरी बायस है, क्योंकि एक जो फेडरल सिस्टम का बहुत बड़ा फीचर होता है कि स्टेट्स के पास इंडिपेंडेंस होती है कि वो अलग हो सकते हैं, या फिर ये कहा जाता है कि वो एक एज एन एग्रीमेंट हमारे देश से जुड़े हैं। ये दोनों चीज़ तो है ही नहीं। तो इसलिए ये कहते हैं कि है तो फेडरल सिस्टम, लेकिन बायस जो है हमारा सिस्टम वो यूनिटरी की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंटर भी है हमारे पास में। कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं जो ज़्यादा बड़ी, जो इंडिया लेवल पे वर्क करती है, उन स्टेट्स में जाके वर्क करती है और उनको डायरेक्ट सेंटर ही ऑपरेट करता है। और ऐसी इमरजेंसी प्रोविजंस दी गई हैं जहाँ पर एक स्टेट की गवर्नमेंट को पूरी तरीके से अगर ज़रूरत पड़ती है तो ख़त्म करके सेंटर जो है वहाँ पर अपनी इमरजेंसी में कुछ ऐसी प्रोविजंस ला सकता है। और ये सिर्फ इमरजेंसी के एक लिमिटेड एग्जांपल ही दिए हैं मैंने, उस बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कवर करी गई हैं। और हम फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस के अपने आखिरी पॉइंट पे आते हैं, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि जो केसी वेयर हैं उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया है कि वो फेडरल इन फॉर्म है, यानी कि जो उसका फॉर्म है या फिर जो उसका मूल ढांचा है वो फेडरल है, लेकिन जो उसका स्पिरिट है यानी कि जो उसकी कोर वैल्यू है या फिर जो उसकी आत्मा है या फिर जो अंदर से वो यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ है। यानी कि जो उसका फॉर्म है वो तो फेडरल है, लेकिन जो उसकी स्पिरिट है वो यूनिटरी है। और उन्होंने उसको क्वाजी फेडरल भी बोला है।
और इसी तरीके से मॉरिस जोन्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बारगेनिंग वाला फेडरलिज्म बोला है, यानी कि ऐसा फेडरलिज्म जैसे डिस्काउंट वाला हो, या फिर एक फेडरलिज्म हम बनाने तो चले थे लेकिन हमने आधा अधूरा एक सस्ता वर्जन बना लिया हो फेडरलिज्म का। ये हम एक तरीके से एक उनका क्रिटिक बोल सकते हैं, कमेंट बोल सकते हैं, ये उन्होंने कमेंट किया है। ऐसी ग्रैनविल ऑस्टिन ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को या फिर हमारे गवर्नमेंट सिस्टम को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। ये एक पॉजिटिव वर्ड है कि जो हमारा फेडरलिज्म है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाली है, यानी कि फेडरलिज्म तो है लेकिन उसको कोऑपरेट करते हुए चलना होगा सेंटर के साथ में। और इसी तरीके से आइवर जेनिंग्स ने हमारे सिस्टम को कहा है कि ये एक फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक फेडरेशन है लेकिन जो उसकी टेंडेंसी है, यानी क्योंकि उसमें बायसनेस है, कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव अथॉरिटीज़ आप कह लीजिए या फिर एक तरीके का झुकाव कह लीजिए, जो कि जो एक यूनिटरी या फिर एक सेंटर गवर्निंग जो होता है, जिसमें सेंटर की पावर हो, या फिर जहाँ पे यूनिटरी जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं जो उनमें दिखाई देती हैं, वो चीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसी तरीके से हम आज का ये सेशन ख़त्म करते हैं। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम अपनी अगली वीडियोज़ में कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपने कुछ जाना होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसी क्या खासियतें हैं जो उसको और कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाता है, और आपने थोड़ा बहुत ये भी जाना होगा इसी बहाने कि जो हमारा सिस्टम है गवर्नमेंट का वो कैसे काम करता है, क्योंकि इस जो डिफरेंस है उसके थ्रू हमने अपने जो गवर्नमेंट के बेसिक सिस्टम है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारा एक कंट्री में एक सिस्टम जो इस्टेब्लिश किया है, गवर्नमेंट है या फिर जो सिस्टम है, उसके बारे में भी थोड़ा जाना। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप शिक्षा गुरु को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।